एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब चांदबीन ने सुयॉन पर गोली चलाई थी तो वो इस तरह चलाई थी कि सुयॉन के हाथ पर बारीक सी टच होकर वो गोली निकल गई थी। चांदनी उस पर जोर से चिल्लाती है और सुयॉन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। उस दिन मैंने ही जंगयोंग के पैर को हथौड़े से तोड़ा था, लेकिन जू नाम के बंदे को उसने बिल्कुल नहीं मारा है। ये सुन के वो कहती है कि तुम चुप रहो, मेरे भाई को तुमने क्यों मारा? तो वो कहता है कि तुम्हारे भाई को मैंने नहीं मारा है, लेकिन वो उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रही थी। इसीलिए वो उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है और खुद के सर पे लगा देता है और कहता है कि अगर मैंने तुम्हारे भाई को मारा होगा तो मैं खुद को अभी क्यों ना मार दूं। तभी चांदनी के मोबाइल पर एक कॉल आता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो कॉल उसके भाई के मोबाइल से था। वो जैसे ही उस कॉल को उठाती है तो उस कॉल में कोई भी जवाब नहीं देता। उसके बाद चांदनी अपनी तरफ से अपने भाई के नंबर पे कॉल करती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो फोन नहीं लगता। इधर हम जेबम को देखते हैं जो कि बास्केटबॉल ग्राउंड में बैठा हुआ था और वो कल की बात को याद कर रहा था। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब उसने ओसांग से पूछा था कि क्या मैंने ही वॉनसॉक को मारा है, तब ओसांग उसे समझाता है कि तुम सिर्फ मुझ पर भरोसा करो, तुम ऐसे हो जाओ कि तुम दोनों कभी मिले ही ना हो, और इसी में उसकी भलाई है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ओसांग को भी सब पता होता है कि उसकी मौत दरअसल कार एक्सीडेंट में नहीं हुई थी। ओसांग उसे बताता है कि तुम अपने माता पिता की कंपनी के पास से बिल्डिंग से कूद गए थे, लेकिन किसी को नहीं पता है कि तुमने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि वहां पर उन्हें कोई भी नोट नहीं मिला था। कार एक्सीडेंट वाली बात तुम्हारे माता पिता की है और इसीलिए ये बात उन्हें तुम मत बताना, और ये भी कि तुम्हारी याददाश्त धीरे धीरे वापस आ रही है। और फिर वो कहता है कि मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए एक चीज है जो कि अभी मेरे पास नहीं है। इधर चांदनी को कॉल आने के कारण वो समझ जाती है कि सियोन ने उसके भाई को नहीं मारा है, और अभी दोनों उस बैग के अंदर हर एक चीज को और उस बैग को जला देते हैं। और चांदनी सुयोन को एक नई हुडी और बैंडेज का सामान खरीद के देती है क्योंकि उसकी टी शर्ट फट गई थी और उसका हाथ भी जख्मी हो चुका था। चांदनी उसे एक फोटो स्टूडियो में लाती है और उसकी बैंडेज करती है और नई हुडी उसे पहना देती है, और फिर सोयोन अपनी फोटो खिंचवाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ओसांग बास्केटबॉल खेलने के बाद जेबम के पास आकर बैठता है और जेबम काफी ज्यादा उलझा हुआ था। वो ओसांग से कहता है कि तुमने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया है जब तुम्हें बास्केटबॉल ही खेलना था। इस पर ओसांग उससे माफी मांगता है और वो उसे वो चीज दिखाता है जिसके लिए ओसांग ने उसे बताने के लिए कहा था। ओसांग उसे एक एल्बम निकाल कर देता है और कहता है कि तुमने वहां से कूदने से कुछ दिन पहले मुझे रखने के लिए ये दिया था, लेकिन मुझे ये देखने से मना किया था। लेकिन जब तुम्हारी याददाश्त चली गई थी तो मैंने इसे खोल कर देख लिया था, और हम देखते हैं कि इसमें कुछ फोटोज हैं जो कि जेबम और वॉनसॉक की थी। ये फोटो साबित कर रही थी कि वो दोनों कितने ज्यादा क्लोज थे। और ये देखकर जेबम और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसे ढंग से वॉनसॉक के बारे में याद नहीं था। इधर सोयोन चांदनी से पूछता है कि आखिर तुम्हें ये बैग के बारे में कैसे पता चला, तो वो ओसांग का नाम लेती है और बताती है कि वो ओसांग से मिली थी क्योंकि उसने मेरे भाई की किसी कमजोरी का सहारा लेकर उसे धमकाया था, और तभी उसने मुझे बताया था कि जब वो अपने पापा से मिलने गया था तो बताते हैं कि जंगयोंग को जिसने पीटा था और जू को जिसने मारा है वो शायद एक ही इंसान है। उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज भी मिली थी जिसमें वो एक बैग वाले शख्स को देखते हैं, इसीलिए चांदनी को उसका उस रात वाला सीन याद आया था। और उस टाइम दरअसल मैं छत पर ही थी, इसीलिए जब पुलिस को उसने देखा तो वो समझ गई थी और वो नहीं चाहती थी कि पुलिस उससे कुछ सवाल जवाब करे, इसीलिए उसने वो कॉल वाली बात पुलिस को नहीं बताई थी। दूसरी तरफ हम एजंग को देखते हैं जो कि अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड को तैसो से मिलवाने के लिए लाती है, लेकिन तैसो उसके बॉयफ्रेंड के साथ गुस्से से पेश आती है और उसे धमकी देती है कि अगर एजंग को खरोच भी आई तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। हमें यहाँ पता चलता है कि तैसो के मॉम डैड कुछ दिनों के लिए काम से बाहर गए हुए थे और उसी वक्त एजंग यहाँ पर रुकने वाली थी। इधर चांदनी और सुयोंग उस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनते हैं जो कि उसके भाई के फोन से आया था, और उसमें उन्हें एक अलग तरह की आवाज सुनाई देती है। दूसरी तरफ जेबम अब वॉन सॉक के साथ वाली तस्वीर को जला देता है ताकि किसी को फोटो ना मिले और पुलिस उस तक ना पहुंच पाए। अब दूसरे दिन सुबह जब चांदनी की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को अकेला पाती है और तभी उसे एक नोट मिलता है जो कि सोयोन ने लिखा था। उसमें लिखा था कि भूल जाओ कि मैं बुसान आया था, और उसमें उसको थैंक यू भी कहा गया था। उसके बाद हम सुयोन को ट्रेन से उतरते हुए देखते हैं और तभी उसके सर में जोर से दर्द होता है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अब हम स्कूल के पास के गराज को देखते हैं जहाँ सुयोन अपनी बाइक खड़ा करता था, और वहां पर डिटेक्टिव जिन होती है जो कि सुयोन जब उसे नहीं मिलता तो वो वहां पर उसका पता लगाने लगती है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता। तभी वहां पर चांदनी अपना स्कूटर खड़ा करने के लिए आती है क्योंकि चांदनी बुसान से लौट आई थी। डिटेक्टिव जिन जब उसे देखती है तो वो उससे बताती है कि तुम और सुयोन काफी ज्यादा क्लोज हो रहे हो, तो जानवी कहती है कि दरअसल वो उसका क्लासमेट है। जाते जाते डिटेक्टिव उसे कहती है कि तुम उससे ज्यादा क्लोज मत हो क्योंकि इससे उसका ही नुकसान हो सकता है।
क्लास में टीचर स्टूडेंट्स को गलत अफवाह फैलाने से चेतावनी देती हैं और जीवम स्कूल आना बंद कर देता है क्योंकि जियोन को उस पर नजर रखने के लिए कहा गया क्योंकि ओसांग ने जियोन को उस पर नजर रखने के लिए कहा था। इधर डिटेक्टिव सीसीटीवी फुटेज में चांदनी को देखते हैं जो कि बड़ा बैग ले जाते हुए नजर आ रही थी और दूसरा डिटेक्टिव कहता है कि जब वो उसे बुलाने के लिए सुयोन के लॉकर से सीढ़ियों पर आ रहा था तो उसने चांदनी को देखा था जो कि काफी घबराई हुई थी और हड़बड़ी में वो कहीं जा रही थी। इधर जेबम सियोन को कॉल करके परेशान हो जाता है और फोन बंद होने के कारण वो कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। ये देखकर जेबम तुरंत सोयोन के घर जाने के लिए निकल जाता है लेकिन तभी वो चांदनी को ऊपर जाता हुआ देखता है जो कि सोयोन के घर पर जा रही थी। ये देखकर वो उसका पीछा करता है और वहां पर पहुंचता है और वो उसे मैसेज सेंड करता है उससे मिलने के लिए। तो चांदनी जल्दी से वहां से चली जाती है लेकिन जेबम वहीं पर रहता है। उसके निकलने के बाद वो रूम के अंदर जाता है और वो देखता है कि चांदनी शायद यहाँ रह रही है और सोयोन और चांदनी की बुसान की कुछ फोटोज भी देख लेता है जिससे वो समझ जाता है कि वो दोनों बुसान होकर आए हैं। इधर तैसू और एजंग साथ में घर आ रहे थे और तभी एक डिटेक्टिव तैसू से मिलता है और उससे पूछता है कि सोयोन को सबसे ज्यादा कॉल और मैसेज तुमने क्यों किया था। तो एजंग उसे कुछ भी नहीं बताती और उसे मना करके वहां से चली जाती है। घर जाने के बाद तैसू एजंग को बताती है कि जो जंग योंग के साथ हुआ वो दरअसल सोयोन ने किया था लेकिन हम एक बार जब क्लिनिक में गए थे तो मुझे वहां पर एक लड़के के बारे में बताया था जिसका नाम जू था और सोयोन ने ही उसे सबक सिखाया था लेकिन वो मर चुका है और उसका इल्जाम अब सोयोन पे आ रहा है लेकिन सोयोन ने उसे बिल्कुल नहीं मारा है। इधर जेबम के घर ओसांग उसका हाल जानने के लिए आता है और वहां जेबम की मॉम उससे कहती है कि मैं तुम्हें अपने बेटे जैसा ही मानती हूँ और मुझे तुम पे बहुत ज्यादा भरोसा है इसीलिए मैंने अपने बेटे के मोबाइल में ट्रैकर ऐप डाउनलोड किया हुआ है। ये सुनकर ओसांग उसकी लोकेशन निकालता है और वहां पर पहुंच जाता है और ये देखकर जेबम की मॉम समझ जाती है कि उसकी यादाश्त वापस आ रही है। उधर अब ओसांग और उसकी बहन जियोन एक साथ वहीं पर पहुंच जाते हैं और जेबम वहां पर पहले से ही मौजूद था तो ये दोनों भी जेबम की तरह हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनको वहां पर चांदनी के कपड़े और बाकी चीजें नजर आ रही थी लेकिन गुस्सा सिर्फ जियोन को आता है क्योंकि वो सुयोन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी और वो जल रही थी कि चांदनी उसे कहीं ना ले जाए। उधर चांदनी जेबम का वेट कर रही थी और तभी जेबम उसे मैसेज करके बोलता है कि सॉरी मैं वहां पर नहीं आ सकता। अब सीन शिफ्ट होता है सुयोन की तरफ जो कि रात को हॉस्पिटल में था और डॉक्टर उससे कहता है कि अब तुम कल से यहाँ से जा सकते हो क्योंकि तुम्हारी हालत इतनी खराब भी नहीं है और ज्यादा ठीक भी नहीं है। अगली सुबह चांदनी स्कूल के लिए काफी तेज रफ्तार से निकल लेती है लेकिन वो जब ब्रेक मारने के लिए जाती है तो उसकी ब्रेक पूरी तरह फेल हो जाती है और सामने उसे पन्नियों से भरे नरम चीज में काफी सारे गट्टे दिखते हैं तो वो अपना स्कूटर रोकने के लिए उसी में डाल देती है और इसी बीच उसके घुटने पर चोट आ जाती है। जब वो गैराज जाती है तो उसे पता चलता है किसी ने जानबूझकर उसके ब्रेक फेल कर दिए थे और स्कूल पहुंचने पर वो जोर जोर से कहती है कि जो भी मुझे मारना चाहता है वो कामयाब नहीं होगा और मैं उसे बहुत जल्द पकड़ लूंगी और उसे सजा भी दूंगी। तभी तैसो उसे चुप कराने लगती है। उसके बाद इजंग और तैसो उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं लेकिन वो कहती है कि उसे हॉस्पिटल नहीं जाना है बल्कि मैं घर जाकर आराम करना चाहती हूँ। चांदनी के यहाँ से जाने के बाद एजंग तैसो से कहती है कि आज उसका बर्थडे है और वो सभी उसका बर्थडे पार्टी प्लान करते हैं और वो लोग उसका बर्थडे बनाते हैं और उसांग भी चांदनी के बर्थडे पार्टी में जेबम को ढूंढते हुए आ जाता है। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। एट्थ एपिसोड की शुरुआत में हम ओसांग को देखते हैं जिसके फोन की रिंगटोन बजती है जो वॉन सॉक के फोन से कॉल आने पर सुनाई दे रही थी और इसे सुयोन भी सुन लेता है। अब पार्टी खत्म होने के बाद सुयोन ये बात चांदनी को बताता है। अब वो बिना सोचे समझे सीधा ओसांग को मारने के लिए निकलने वाली थी लेकिन सुयोन उसे समझाता है कि ये सही वक्त नहीं है, हमें फिर से उस फोन को एक बार चेक करना होगा ताकि हमें सही कातिल मिल सके। इधर जीवम अपने घर में नहीं गया था और वो कहता है कि मुझे अकेले में बहुत डर लग रहा है, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं और ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कुछ गलत काम किया हो। तो साम उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा इसीलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारी यादाश्त धीरे धीरे वापस आ रही है। तुम सिर्फ बिल्डिंग पे से कूदे थे जिसकी वजह से तुम्हारे सर में चोट आ गई थी। जीवम का अंदाज अचानक से बदल जाता है और वो ओसांग से कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में इतना कैसे पता है, क्या तुम वोनसॉक और मेरे बीच की फोटोज को देखकर मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो? हमारे बीच कुछ ऐसा रिलेशन तो नहीं था ना जो तुम जानते हो। उसे ये भी कहता है या तुम मुझे मार दोगे अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी तो। ये सुन के ओसांग जेबम के मुंह पे मुक्का मार देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है लेकिन जेबम खड़े होकर फिर से उससे कहता है मेरे और ओसांग के बीच क्या रिलेशन था। अब सीन चेंज होता है जहां चांदनी और सुयोन अपने घर पहुंच चुके थे और यहाँ हमें पता चलता है कि चांदनी ओसांग के बारे में डिटेक्टिव को सब कुछ बताने वाली थी क्योंकि उसके पिता पुलिस चीफ थे और उस पर पहले ही डिटेक्टिव्स ने वॉन सॉक की मौत के ऊपर इतनी रिसर्च नहीं की थी। तो अब इनका होश में आने के बाद उनका कोई फायदा नहीं। सुयोन कहता है कि मैंने तुम्हारे जन्मदिन पर कोई तोहफा नहीं दिया इसलिए तुम मुझसे जो चाहे मांग सकती हो। तो चांदनी सुयोन के शूज के लाल बैंड मांगती है। ये सुन के सुयोन का दिल तो नहीं करता उसे वो देने का क्योंकि वो बैंड उसकी मॉम के शूज के थे। तो वो अपनी मॉम को याद करके उसे अच्छे से धोता है और सुखा देता है।
अब हम डिटेक्टिव्स की मीटिंग को देखते हैं जिसमें उन्हें मिली एक रसीद पर डिस्कस हो रहा था। और वो जो रसीद थी वो जू को मारने वाले शख्स की थी, जो शायद उसे मारते हुए उसकी जेब से गिर गई हो। डिटेक्टिव्स हर शॉपिंग मॉल को चेक करने लगते हैं और फाइनली एक शॉपिंग मॉल का पता चल जाता है जहां से वो रसीद निकाली गई थी। अब इसका पता एक डिटेक्टिव को लग चुका था, लेकिन वो डिटेक्टिव जिन से इस बात को छुपा देता है। उधर सुयोन अपने शूज का लाल बैंड चांदनी को दे देता है, जिससे वो काफी खुश हो जाती है। उसके बाद वो तैसू और एजेंट से मिलता है और सियोन कहता है कि वो कौन है जिसने चांदनी के ब्रेक्स काट दिए थे। अब इन दोनों को जियोन पे शक होता है और ये ओसांग के फोन को चेक करने के लिए एक प्लान बनाते हैं ताकि वो जान सके कि क्या वो ओसांग ही था जिसने चांदनी को वॉन सॉक के फोन से कॉल किया था। अब क्लास में प्लान के अनुसार तैसो जानबूझकर ओसांग से झगड़ा कर लेती है और इसी मौके का फायदा उठाकर एजांग ओसांग का फोन उठाकर सियोन को दे देती है। वो टॉयलेट में उसे लेकर जाते हैं, लेकिन वो फोन नया होने के कारण उसमें डेट की हिस्ट्री नहीं थी। उधर ट्रैकर की मदद से ओसोंग टॉयलेट पहुंच जाता है, पर सुयोन उस मोबाइल को वहीं रख के दूसरे टॉयलेट में चला जाता है। सुयोन को लगता है कि शायद ओसांग चला गया है, लेकिन वो सुयोन को वहां से जाते हुए देख लेता है। सुयोन अब ये बात चांदनी को बताता है तो चांदनी निराश हो जाती है। इधर डिटेक्टिव ह्यून पुलिस के चीफ यानी ओसांग के पिता से मिलने आता है और वो उन्हें बताता है कि वो रसीद ओसांग की है। ओसांग के पिता इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं और इस बात को वो उसे छुपाने के लिए कहते हैं। इधर सुयोन अपने घर जा रहा था और तभी उस पर पीछे से कोई हमला कर देता है, लेकिन सुयोन उसे बिल्कुल भी वहां से जाने नहीं देता और हम देखते हैं कि वो कोई नहीं बल्कि वो सेंजी था। सुयोन उसे अपने घर ले जाता है और चांदनी उसकी मरहम पट्टी करती है और हमें पता चलता है कि उस दिन घर में सारी तोड़फोड़ सेंजी ने की थी और अभी भी वो सुयोन को इसीलिए मारने वाला था क्योंकि वो उसे वॉन सॉक का हत्यारा समझता था। लेकिन चांदनी उसे समझाती है और वो कहती है कि उसकी मदद कर रहा है बल्कि ये हत्यारा नहीं है। अगले दिन डिटेक्टिव ह्यून फिर से पुलिस चीफ के ऑफिस में जाकर उसे बताता है तो ओसांग का पिता उससे कहता है कि आज मैं घर जाकर उससे सारी बात उगलवाऊंगा, इसीलिए उसे इस राज को अपने पास ही रखना होगा। डिटेक्टिव ह्यून ऑफिस से निकलकर जा ही रहा होता है कि तभी उसे जिन देख लेती है। इधर चांदनी शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस कर रही थी और तभी जेबम वहां पर आ जाता है और चांदनी उससे कहती है क्या तुम ओसांग से मेरी बात करवा सकते हो और जब मैं उससे बात करूं तो तुम मेरे साथ ही रहना। जेबम इस बात के लिए मान जाता है। उधर डिटेक्टिव ह्यून के लिए कॉल नहीं आता, लेकिन उसे डिटेक्टिव जिन उठा लेती है और शॉप वाला उन सीसीटीवी फुटेज को लेकर बात करता है। वो फौरन उस शॉप में पहुंचती है और शॉप वाला उसे सब बताता है कि मैंने डिटेक्टिव ह्यून को ये सब चीजें दिखाई थी। और ये सुनकर डिटेक्टिव जिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और पुलिस स्टेशन आने के बाद जैसे ही डिटेक्टिव ह्यून अंदर आता है तो वो उस पर टूट पड़ती है कि उसने गद्दारी की थी और वो अपने बॉस का साथ दे रहा था। और ये सुनकर वो जिन को शांत कराता है। इधर तैसो से संगयोंग का पिता मिलने आता है, जहाँ वो जंग योंग को और सजा देने की बात करता है क्योंकि वो फिर से बिना एडमिशन के स्कूल के अंदर आ रहा था। अब इधर चांदनी के प्लान के हिसाब से जीवम ओसांग को चांदनी से बात करवाता है, लेकिन चांदनी जानबूझकर उसको वेट करवा रही थी। उसके साइड पर कुछ दूर पर ही रहती है क्योंकि सुयोन जियोन की मदद से पढ़ाई के बहाने ओसांग के रूम तक पहुंचता है। और सुयोन जब नीचे रुकता है तो जियोन उसे इम्प्रेस करने के लिए तैयार हो जाती है और तब तक वो ओसांग के रूम में घुस जाता है। लेकिन जियोन नीचे आ रही थी तो वो जल्दी से उसके रूम से बाहर आ जाता है। जियोन जब नीचे आती है तो सियोन उससे कुछ खाने के लिए कहता है और ये सुन के जियोन उसके लिए खाना बनाने लगती है। तब तक सियोन फिर से ओसांग के रूम में चला जाता है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी मोबाइल नहीं मिलता, पर उसे वहां पर कुछ फोटोज मिलती हैं। इधर जियोन खाने का फोटो लेकर सोशल मीडिया पर शेयर कर देती है और कैप्शन में ये लिखती है कि वो ये खाना सियोन के लिए बना रही है और वो उसे ऐड भी कर देती है। पर ओसांग बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा था जिसकी वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी उसे जियोन की शेयर की हुई पोस्ट का नोटिफिकेशन आता है और जब वो उसे देखकर पढ़ता है तो वो हैरान हो जाता है और वो तेजी से भागकर वहां पर जाने लगता है। वो फौरन घर पहुंचता है और सियोन उसके कमरे से बाहर निकल जाता है, लेकिन तभी डिटेक्टिव जिन वहां पर पहुंच जाती है और उसांग को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाती है। अब सियोन अपने घर पहुंचकर चांदनी को सारी बात बताता है कि उसांग के रूम में उसे कोई भी मोबाइल नहीं मिला, लेकिन उसे वहां पर कुछ फोटोज मिली हैं। तभी सियोन को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि तुम्हारी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और चांदनी और सियोन तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। उसकी मॉम को आईसीयू में रखा गया था और वो जीवन रक्षक प्रणाली पर जीवित रहेंगी। सियोन उनसे कहता है कि किसी भी हाल में वो उसकी मां को जीवित रखें और वादा करता है कि वो हॉस्पिटल के बिल टाइम पे भरता रहेगा। इधर डिटेक्टिव जिन ओसांग से पूछताछ कर रही होती है, लेकिन ओसांग उन्हें कोई भी केस के लायक जवाब नहीं देता। तभी पुलिस का चीफ डिटेक्टिव जिन को अपने पास बुलाता है और उससे माफी मांगता है और ओसांग को छोड़ दिया जाता है और वो सीधे जंगयोंग के पास चला जाता है और वो उसे सारी बात बताता है और कहता है कि पुलिस के सवालों से मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो सब कुछ सोयोन ने किया है। इधर तैसो से मिलने काफी रात को सोयोन आता है और कहता है कि उन बदमाशों को क्यों ना और सबक सिखाया जाए क्योंकि मेरी मॉम के इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए। और तैसो ये सुन के काफी भड़क उठती है, लेकिन ये सब एजंग को अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा था।
हेजंग सियोना के पिता से मिलकर डील डन कर देती है और हम लास्ट में देखते हैं कि सियोन हेजंग को सबक सिखाने के लिए अपने पहले वाले अंदाज में वहां पर पहुंच जाता है और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।